प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम इंटरनेट जेआरएफ सेट टीईटी पीजी की तैयारी करते हैं। बंधुओं, हम हिंदी साहित्य की तैयारी के साथ साथ यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर की तैयारी भी कर रहे हैं। और आज ये टॉपर्स नोट्स का दूसरा क्लास है। और मैं चाहती हूँ कि जिस क्लास से आप अवगत हैं, मैं जानती हूँ कि आपने ये सभी चीज़ें पढ़ी हैं, पर मैं थोड़ा सा सरलतम रूप में आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ। तो क्लास पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ इसको चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, बेल आइकन अवश्य प्रेस कर रखें ताकि कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो। तो एक सवाल आता है मेरे माइंड में, सवाल एक घूम रहा है, क्योंकि यदि उत्तर इसका आप दे पाते हैं तो मैं समझ जाऊंगी कि आपका जो ये टीचिंग एप्टीट्यूड है काफ़ी हद तक तैयार है। सभी को इस प्रश्न ध्यान से सुनना है और सभी को इसका उत्तर बताना है। बंधु, बताइएगा कि शोध स्तर, जो शोध कार्य है, स्मृति स्तर के किस मूल्यांकन के अंतर्गत आता है? यानी जो शोध स्तर का कार्य है वो किस स्तर के मूल्यांकन के अंतर्गत आता है? स्मृति स्तर, अवबोध स्तर या फिर चिंतन स्तर? दूसरा प्रश्न यहाँ पे और करना चाहूंगी कि न्यूटन के सिद्धांत का नियम, या यूं कहें कि संविधान को समझना किस स्तर के मूल्यांकन का उदाहरण है? ठीक है, ये दोनों आज प्रश्नों का उत्तर देते हैं तो मैं समझ जाऊंगी कि बंधु आपकी तैयारी काफी अच्छे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड यानी इकाई 1 को लेकर के, शिक्षण अभिक्षमता को लेकर के। तो चलिए बात करते हैं शिक्षण की प्रकृति या विशेषताएं। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, दोनों ही टॉपिक ऐसे हैं जो प्रश्न बनते हैं। मैं आपको थोड़ा दिखा दूं कि वीडियो काफ़ी बड़ी हो सकती है, काफ़ी महत्वपूर्ण हमने यहाँ पर लिए हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो प्रश्न बनते हैं। ये देखो, यहाँ पर मैंने शिक्षण के ये स्तर भी लिए हैं और इतनी सरलता से यहाँ बताया गया है। पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या को समझने का बढ़िया चार्ट दिया गया है। शिक्षण अनुदेशन और अधिगम को बहुत सुंदर समझाया गया है इसमें। यदि इसको हम समझ लेते हैं तो मान लो कि हम शिक्षण अभिक्षमता का हमने 40% क्लास ही समझ लिया। ठीक है, डायग्राम के माध्यम से काफ़ी अच्छा यहाँ पर समझाया गया है। मैं कल ही कह रही थी कि शिक्षण अनुदेश और अधिगम को आपको समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर सिद्धांत भी दिए गए कुछ, यहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कल यही प्रश्न मैंने आपसे पूछा था, ब्लूम के द्वारा शिक्षण एवं निर्देशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण बताना बंधु। तो ये पूछा था मैंने, यहाँ से प्रश्न हर बार बनता है। ये जो आज मैंने वीडियो ली है ना, ये इस वीडियो से इस वीडियो से अवश्य प्रश्न बने हैं ना। ये वीडियो ऐसा है, ये टॉपिक है बंधु, यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है ना। गैगनिक के सिद्धांत को मैंने कल पूछा था आपसे, कुछ हमारे मित्र टेलीग्राम पर जो पैड कोर्स में है वो मुझे काफ़ी अच्छा जवाब दे रहे थे और कुछ मित्रों से नहीं बना। बहरहाल, तो मैं चाहती हूँ कि आप सब इसको ध्यान से पढ़ें, ध्यान से करें, क्लास को देखें, समझें। जो ना समझ में आए वो आप फिर से टाइप करें। जब आप टाइप करेंगे, आप अपना क्वेश्चन रखेंगे, तब तो मैं समझूंगी कि बंधुओं को मेरी समझ में नहीं आया, क्योंकि ये क्लास स्पेशल आपके लिए बन रही है। ओनली आप लोगों के शिक्षण सुधार, या यूँ कहें कि आपको जेआरएफ के निकट ले जाने का कार्य यहाँ पर किया जा रहा है। तो शिक्षण मूलतः एक बौद्धिक गतिविधि है ना। बहुत बड़ी बात देखी है कि शिक्षण से देखो सबसे पहले क्या होता है, मूल रूप से एक पहले क्या होता है, तो बौद्धिक ही विकास होता है। बौद्धिक विकास, मानसिक विकास यदि आपका नहीं हुआ, आप अध्ययन कर रहे हैं, आपने नेट जेआरएफ क्वालिफाई तो कर लिया, पर आपका बौद्धिक विकास नहीं हुआ, आपका मानसिक विकास नहीं हुआ, तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो शिक्षण एक मूलतः बौद्धिक गतिविधि है। शिक्षण के 2 मूलभूत प्रतिरूप हैं। ऐसा आपको हर किसी वीडियो में या हर किसी बुक में नहीं मिलेगा। जो प्रमुख बात है वो यहाँ पर पकड़ी गई है कि शिक्षण क्या है। तो शिक्षण के 2 मूलभूत प्रतिरूप होते हैं। एक होता है प्रशिक्षक यानी शिक्षक, और दूसरा शिक्षार्थी केंद्रित है ना। पहला प्रशिक्षक केंद्र, दूसरा शिक्षार्थी केंद्रित। ये बहुत प्लस पॉइंट वहाँ पर लिखी गई है। शिक्षण के जो 2 मूलभूत प्रतिरूप हैं वो यहाँ पर उसका जिक्र है बंधु। और शिक्षण के विभिन्न स्तर हैं, है ना। शिक्षण के स्तर विभिन्न है, वो 3 स्तर हम आगे देखेंगे कौन कौन से हैं। शिक्षण पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम के अनुसार होता है। जब मैं ये बता दूं, आप पहले, यदि मैं आपको अच्छा पाठ्यक्रम उपलब्ध नहीं कराऊंगी तो कैसे आपका शिक्षण सुचारू रूप से चलेगा, या कैसे आप अपने उद्देश्य को प्राप्त कर पाएंगे, अपने लक्ष्य को आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे जब तक आपके पास शिक्षण पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम नहीं होगा। सही पाठ्यक्रम नहीं होगा तो आप कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो ये शिक्षण की प्रकृति और विशेषता के अंतर्गत आता है। ठीक है, शिक्षण का वातावरण गतिशील होना चाहिए। फिर आगे है कि शिक्षण अधिगम, अनुदेश, प्रशिक्षण इत्यादि का परस्पर घनिष्ठ संबंध होता है। ये भी बहुत बड़ी बात लगी, क्योंकि जब तक इनका घनिष्ठ संबंध नहीं होगा तो किसी एक के अभाव में शिक्षण अधूरा रह जाएगा।
व्यवसाय या वृत्ति है। शिक्षण कौशल प्राप्त करने के लिए एक लंबी अवधि का अध्ययन और प्रशिक्षण आवश्यक है। शिक्षण विज्ञान और कला, विज्ञान के साथ साथ कला भी है। ठीक है, तो ये चीजें आप जो हमारे समूह में नहीं है, नोट डाउन जरूर करें। बौद्धिक गतिविधि हम देख लेते हैं। तो शिक्षण अनिवार्य रूप से एक बौद्धिक गतिविधि है। शिक्षण बौद्धिक विकास की, मनोवैज्ञानिक, शिक्षक की सभी गतिविधियों, शिक्षण उद्देश्यों की स्थापना, पाठ्यक्रम विकसित करना, शिक्षण मूल्यांकन इत्यादि शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि वह कक्षा के पर्यावरण को प्रेरणात्मक बनाए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्र अनिर्मित उत्पादक सामग्री की तरह होते विकास के कई विशेषताएं होती हैं। अंतर्गत उत्तरोत्तर विकास, नए विचारों का विकास, अभिव्यक्ति, संज्ञानात्मक योग्यताओं का विकास इत्यादि करना, यानी बौद्धिक गतिविधि के अंतर्गत ये चीजें शामिल हैं। पर ये कब होगा? जब हमारे जो हमारा शिक्षा कक्षा का है, वह कक्षा का जो वातावरण है वो प्रेरणात्मक होना चाहिए। कक्षा का जो पर्यावरण है वो प्रेरणात्मक होना चाहिए। ये काम शिक्षक का है। जब शिक्षक ऐसा करेगा तब जाकर बौद्धिक विकास होगा शिक्षार्थी का। प्रशिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण क्या है? तो यह शिक्षण का एक परंपरागत दृष्टिकोण है। याद रखना, जो प्रशिक्षक केंद्रित है ना, याद रखना कि अभी भी हमारा जो पाठ्यक्रम है वो पुरानी पद्धति के आधार पर चला आ रहा है ना। बच्चों को स्कूल जाना है ना, स्कूल में 5-6 घंटे बिताना, फिर कुछ शिक्षक के अनुसार कार्य करना, होमवर्क मिलना, तो ये सब कौन सी है? पुरानी परंपरागत शिक्षण की दृष्टिकोण इस पर लागू होती है। इसमें शिक्षक का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, गति, सामग्री, प्रविधि पर पूर्ण नियंत्रण रहता है। शिक्षार्थी सीखने के लिए पूर्णतः शिक्षक पर आश्रित रहता है। इस दृष्टिकोण को आंग्ल भाषा में पेडागॉजी भी कहा जाता है। यानी पेडागॉजी क्या है? आंग्ल भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ है शिक्षण का विज्ञान, है ना। पेडागॉजी आप समझ गए कि शिक्षण का विज्ञान कहलाता है ना। अब आगे देखते हैं, तो शिष्य केंद्रित या शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण क्या है? तो शिक्षार्थी अधिकतर आत्मनिर्देशित होता है और स्वयं उत्तरदायी माना जाता है। किसमें? जब शिष्य केंद्रित हो जाता है शिक्षण विधि या शिक्षार्थी केंद्रित रहता है, तो यहाँ पर सारा काम शिक्षार्थी को ही करना पड़ता है। जैसे कि हम आप शिक्षार्थी हो गए, मैं ये नहीं कहती कि मैं सिखा रही हूँ, मैं सीख भी रही हूँ, आपको इन शब्दों से, इन टॉपिक से रूबरू भी करवा रही हूँ। तो शिक्षार्थी अधिकतर आत्मनिर्देशित हो जाता है यहाँ पर। अब ऐसे ही शब्दावली का पेपर में आता है, प्रश्न में आता है, तो वहां पर हम कहते हैं ये क्या लिखा है? शिक्षार्थी अधिकतर आत्मनिर्देशित हो जाता है और स्वयं उत्तरदायी माना जाता है। तो किसमें? शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण विधि में। शिक्षार्थी का हित केवल ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसकी विवेचना में भी निहित है। शिक्षक का कार्य सीखने के लिए मार्गदर्शन एवं सुगम वातावरण तैयार करना है। ठीक है, आगे जब बात करते हैं तो शिक्षण के विभिन्न स्तर हमारे समक्ष आते हैं। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य अधिगम होता है। ये पहली बात तो याद रखना, कभी प्रश्न बने तो कि शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो शिक्षण का जो मुख्य अधिगम है या लर्निंग कह सकते हैं इसको, लर्निंग प्रोसेस है। एक शिक्षक विषय वस्तु को निम्न 3 स्तरों के माध्यम से तक पहुंचाना चाहता है। मैंने कल प्रश्न भी किया था कि एक शिक्षक जो है वो विषय वस्तु को अपने छात्रों के पास या छात्रों तक किन माध्यमों के स्तर पर या किन माध्यमों के द्वारा पहुंचा सकता है। तो यह 3 स्तर हैं जिसके माध्यम से छात्रों तक पहुंचा सकता है। एक है स्मृति स्तर, दूसरा है अवबोध स्तर, तीसरा है चिंतन स्तर। बंधु मैं आपको बता दूं, यदि इस स्तर पर आपने काम नहीं किया तो ये स्तर आपका वीक रहेगा, और यदि आपने इस स्तर पर काम नहीं किया तो ये स्तर आपका बहुत वीक रहेगा। तो आपको इस स्तर पर पहुंचने के लिए सबसे पहले इस पर बहुत अच्छा काम करना पड़ेगा, इसके बाद इस पर काम करना पड़ेगा, तब जाके आप इस पर पारंगत होंगे, तब जाकर आप चिंतन स्तर पर पारंगत होंगे। यदि स्मृति स्तर आपका लूज है, आपका ढीला है, आपका कमजोर है, तो आपका अवबोध स्तर कभी तेज नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब चलो आगे बात करते हैं, समझ लेते हैं बंधु कि शिक्षण की स्मृति के मुख्य प्रस्तावक कौन है? हर्बर्ट है ना। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण होता है ना। प्रश्न पूछ लिया जाए कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण कौन सा है, तो वो स्मृति स्तर है। और पूछ लिया जाए कि मुख्य चरण कौन सा है, तो वो भी स्मृति स्तर ही है, मुख्य भी है, प्रारंभिक भी है। ठीक है, यह तथ्यों को कंठस्थ और अभ्यास करने के लिए प्रेरित करता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया मूलतः उद्दीपन प्रक्रिया मानी जाती है ना। तो याद रखना, जब तक कोई बात, अब देखो 1 से 100 तक की गिनती आपको रटनी पड़ेगी, समझने की बात नहीं है ना। अब आपको काखा गाघा कह दे कि काखा गाघा अंगा चाचा चाचा यहाँ आप समझ लो, तो ये समझने की बात नहीं है, ये रटने की बात है। जब बंधु आप इस पर काम, स्मृति स्तर पर आप काम नहीं करेंगे तो आप अवबोध स्तर जो है आपका बोध स्तर, इस पर आप की पकड़ नहीं होगी और इस पर भी आप मजबूत नहीं बन पाएंगे यदि आपने इस पर काम नहीं किया है ना। अभी हम किसी को बोल दें कि बंधु आपको ABCD
पढ़ना है। तो ABCD प्यारे पढ़ने का रटने का विषय है ना, उसको समझने का विषय नहीं है। समझेंगे कब हम, जब हम आगे लिखेंगे, आगे चल के कोई ट्रांसलेशन करेंगे या हम APPLE एप्पल बनाएंगे, है ना। जैसे मान लो कि हमने गिनती तो रट डाली, अब हमें जब 2 गुणे 2 करना है तो 2 दूनी 4 हमें समझना पड़ेगा कि 2 में 2 का गुणा करेंगे तो ये 4 होता है। तो ये कहाँ, ये अवबोध स्तर का एग्जाम्पल हो गया, है ना। अब जब आगे चल के हम कोई समीकरण हम सॉल्व करते हैं तो वो हो गया चिंतन स्तर का। तो इस तरह आपको ये बातें समझनी पड़ेगी और इसके जितना ज़्यादा आप एग्जाम्पल समझ लें उतना ही अच्छा है। और मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे 2 प्रश्न कर ही लिए हैं, तो मुझे पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है बंधु। तो अवबोध या ग्रहण स्तर की शक्ति जो है, अवबोध स्तर दूसरा लेवल है, अवबोध स्तर या ग्रहण शक्ति स्तर या इसको बोध स्तर भी कहते हैं। तो मॉरिसन ग्रहण स्तर के मुख्य प्रस्तावक कौन है? मॉरिसन है, हेनरी मॉरिसन इनका नाम है, ठीक है बंधु। इनका नाम क्या है? तो हेनरी मॉरिसन इनका नाम है। हेनरी मॉरिसन जो है वो इसके मुख्य प्रस्तावक हैं और इसमें उन्होंने कहा है तथ्यों को न केवल याद रखना बल्कि उन्हें समझना भी है। कहाँ? अवबोध स्तर पर। हेनरी मॉरिसन का कहना है कि यहाँ केवल आपको तथ्यों को न कि रट लें बल्कि यहाँ पर आपको समझना भी पड़ेगा। यह शिक्षक और शिष्य दोनों के लिए तथ्यों को आत्मसात करने हेतु सक्रिय भूमिका प्रदान करता है। अब जब बात करते हैं विमर्शीय या चिंतन स्तर की, तो इसके जो मुख्य विचारक हैं, इसके जो प्रस्तावक हैं, हंट हैं इस स्तर के। अच्छा, इनका जो मूल नाम है बंधु, तो मॉरिसन हंट है, ठीक है। मॉरिस पी हंट है, ठीक है। मॉरिस पी हंट इनका नाम है और यह शिक्षण का उच्च स्तर है। ये इनका कहना है कि शिक्षण का स्तर है, स्मृति स्तर एवं ग्रहण शक्ति स्तर दोनों का आधार इस पर रहता है। यानी मैं अभी आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता रही थी कि यदि आप स्मृति स्तर पर काम नहीं करेंगे, अवबोध स्तर पर काम नहीं करेंगे, तो आपका ये चिंतन या विमर्शीय स्तर मजबूत नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको इस पर काम करना पड़ेगा। यह शिक्षण का समस्या केंद्रित दृष्टिकोण है, ठीक है। इसमें समस्याओं का समाधान किया जाता है। मान लो कोई समस्या आपके सामने खड़ी हो गई तो वहां पर जो व्यक्ति है, विद्यार्थी, वो चिंतन मनन करके और उस समस्या को के लिए अवधारणा प्रस्तुत करेगा, ठीक है। कला का वातावरण मुक्त और स्वतंत्र होता है। यह स्तर विचारशील स्तर की शक्ति को विकसित करता है ताकि शिक्षार्थी तक एवं कल्पना द्वारा सफल और सुखी जीवन की समस्याओं का समाधान कर सके। इस स्तर पर छात्र समस्या के निवारण हेतु अनुसंधान भी करते हैं, है ना। अब मैंने आपसे प्रश्न एक पूछ लिया है, आप देखते हैं उसका उत्तर कौन कौन हमारे मित्र दे पाते हैं। कि परीक्षा के लिए मुख्यतः निबंध प्रकार के प्रश्नों का इसमें प्रयोग किया जाता है। यदि मान लो इसका मूल्यांकन किया जाए तो इसमें किस तरह के प्रश्न आएंगे, तो निबंध प्रकार के प्रश्नों का उपयोग होता है। निबंध परीक्षा के साथ साथ मनोवृत्ति, विचार एवं भागीदारी को भी मूल्यांकन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। शिक्षण पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम के अनुसार होता है। पाठ्यचर्या को व्यापक तौर पर शैक्षिक प्रशिक्षण के दौरान वांछित छात्र अनुभव प्रदान करवाने के रूप में परिभाषित किया जाता है। औपचारिक में पाठ्यचर्या बहुत महत्वपूर्ण है और यह शिक्षण व्यवस्था का आधार भी है, ठीक है। तो ये हमने देखा अभी आज क्लास में। अभी पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या को हम देखने वाले हैं, ठीक है। पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या को उम्मीद करती हूँ कि आपको बंधु आता होगा, है ना। पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या से मतलब थोड़ा सा आपको बता दूं, ये महत्वपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि जब तक शिक्षक को क्या पढ़ाना है ये ना पता हो, यह पाठ्यक्रम निर्धारित करती है, लेकिन कैसे पढ़ाना है उसके लिए अनुदेश होते हैं। शिक्षण के मन में योजना होनी चाहिए, शिक्षक के मन में योजना होनी या शिक्षक का शिक्षण कला अनुदेशन के साथ कैसा अनुभव रहता है, ये चीजें बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब काफी सरल है, ज्यादा कठिन नहीं है ना। इसको आप देख लेना। वीडियो को पॉज करके मैं ऐसे आपको दिखा दे रही हूँ, वीडियो को पॉज करके बंधु आप चाहे तो देख सकते हैं, ठीक है। अब हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। शिक्षण अनुदेश और अधिगम हमारा टॉपिक है। आप बताना क्या इससे आप रूबरू हैं? यदि रूबरू हैं तो ठीक है, नहीं रूबरू हैं तो आप मुझसे कमेंट करके आप अवश्य बताना। और अभी मेरे ख्याल से 8:52 हुए हैं, समय हो गया है भोजन तैयार करने का, तो भी जाना पड़ेगा। आप मुझे कमेंट करके बताना तो मैं इसका भी वीडियो अपलोड कर दूंगी। आप मैं इसका आपको PDF तो ऑलरेडी आपको मिल ही रहा है, तो आपके कमेंट पर ही अगला वीडियो आने का मैं लाने का प्रयास करूंगी। तो ये जो चार्ट दिख रहा है आपको बंधु, इस चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लो। इस चार्ट का आप स्क्रीनशॉट अभी ले लो और इसको ध्यान से आप देख लेना। इसका आप स्क्रीनशॉट लो और ध्यान से देख लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।